चैप्टर 265 मुझे परिष्कृत करो। कबीर विल्सन ने शहर के प्रवेश द्वार पर एक कटार और एक तलवार खड़ी देखी, जिससे वह अचानक चौंककर चिल्ला उठा। कटार और तलवार दोनों ही काफी विशाल थीं, वे शहर की दीवारों से भी ऊंची थीं और ऐसा लग रहा था कि उन्हें लोहे से गढ़ा गया है। शहर में प्रवेश करने के बाद कबीर विल्सन को शहर का काफी हलचल भरा दृश्य दिखाई दिया। अंदर की अधिकांश दुकानें हथियार और कवच बेच रही थीं। इसके अलावा वह लोहे पर हथौड़े मारने की कई आवाजें भी सुन सकता था। चूंकि उपकरण को परिष्कृत करने के लिए लौ की आवश्यकता होती थी, इसलिए प्रत्येक दुकान पर परिष्कृत करने के लिए एक मंजिल थी। इस कारण पूरे शहर का तापमान बढ़ गया था। यहाँ के नागरिक बहुत मजबूत थे, वे सभी लंबे, बलवान और बहुत मिलनसार थे। लेकिन निश्चित रूप से कम संख्या में लोग अन्य प्रांतों से भी आए थे। उनमें से अधिकांश यहाँ उपयुक्त हथियार खरीदने या अन्य प्रांतों में बेचने के लिए सामान लेने आए थे। शहर के पूर्व में दिव्य शस्त्र महल था, जो लाल ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। यह अति चरम मार्शल संप्रदाय के समान था और इसमें विभिन्न आकारों के कई प्रांगण थे। अतीत में ये दिव्य शस्त्र संप्रदाय, दिव्य शस्त्र स्वर्गीय साम्राज्य का मुख्य संगठन हुआ करता था। इसके अंदर न केवल शिष्य थे, बल्कि कुछ अधिकारी भी थे जो दिव्य शस्त्र स्वर्गीय साम्राज्य के लिए विभिन्न चीजों से निपटने के लिए जिम्मेदार थे। जैसे ही कबीर विल्सन दिव्य शस्त्र महल के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, वह रुक गया और रूही द्वारा दिया गया टोकन निकाला। मैं तुम्हारी महारानी से मिलना चाहता हूं, कबीर विल्सन ने उपेक्षा से कहा। वह आसानी से यहां आ गया था क्योंकि उसे रास्ते में किसी तरह के हमले का सामना नहीं करना पड़ा था। सिर पर तिनके की टोपी, चेहरे पर बड़ी दाढ़ी और एक आंख पर पट्टी बंधी होने से दूसरों के लिए उसे पहचानना कठिन था। मुख्य द्वार पर मौजूद उन गार्डों ने टोकन देखने के बाद थोड़ी सी भी लापरवाही दिखाने की हिम्मत नहीं की और कबीर विल्सन के साथ जाने के लिए किसी को व्यवस्थित किया। जहां तक उन्हें पता था, ये टोकन बहुत कम लोगों के पास हो सकता था। यदि आवश्यक हो तो टोकन का उपयोग दिव्य शस्त्र स्वर्गीय साम्राज्य की सेना को संगठित करने के लिए किया जा सकता था। ये टोकन होना रूही के साथ अच्छे संबंध का प्रमाण भी था और यह उसके भरोसे का संकेत भी था। ये गार्ड जानते थे कि कियारा लुईस के पास भी ऐसा ही एक टोकन था। यदि कबीर विल्सन दिव्य शस्त्र महल से परिचित होता तो वह उस टोकन के साथ घूम भी सकता था, लेकिन वर्तमान में वह टोकन के अर्थ से भी अवगत नहीं था। कबीर विल्सन उस गार्ड के पीछे एक के बाद एक प्रांगण से होता हुआ गया और अंत में एक बहुत ही दूरदराज की जगह पर पहुंचा। आगे उनकी महारानी का निवास है। मैं वहां नहीं जा सकता, मैं और करीब आने की हिम्मत नहीं करता। ये शब्द कहने के बाद गार्ड जल्दबाजी में चला गया। सामने एक बहुत बड़ा प्रांगण था और कबीर विल्सन अंदर एक छोटा पहाड़ भी देख सकता था। उसी समय वह अंदर से बाहर की ओर बहती फूलों की खुशबू भी सूंघ सकता था। वास्तव में ये किसी महिला का निवास था। बड़े प्रांगण के आसपास कोई नहीं था। यहाँ काफी शांति थी और समय समय पर प्रांगण से पक्षियों के रोने की आवाजें सुनी जा सकती थीं। कबीर विल्सन आगे बढ़ा। मूल रूप से उसने सीधे दीवार के ऊपर से कमरे में जाकर रूही को एक सुखद आश्चर्य देने की योजना बनाई थी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे एक शक्तिशाली बल द्वारा पीछे हटने के लिए मजबूर किया जाएगा। एक बहुत शक्तिशाली गठन वास्तव में प्रांगण की रखवाली कर रहा था। कौन? प्रांगण के अंदर से एक कुलीन फिर भी ठंडी और सुंदर चीख निकली। मैं हूं, कबीर विल्सन ने उदास होकर उत्तर दिया। दरवाजा अपने आप खुल गया। एक शरारती मुस्कान के साथ कबीर विल्सन तुरंत अंदर चला गया। जैसे ही उसने प्रवेश किया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया, जिससे वह गुप्त रूप से हैरान हो गया। रूही वास्तव में आलसी थी। अंदर प्रवेश करने के बाद एक सफेद लंबी पोशाक पहने हुए मुलायम लॉन पर आराम से बैठी एक खूबसूरत महिला उसके सामने आई। उसकी भौहें फड़क रही थीं क्योंकि वह एक कागज पर एक आत्मा पैटर्न चित्र देख रही थी। इस समय उसकी सुंदर आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। ये जगह फूलों की खुशबू के साथ साथ एक नशे की लत वाले महिला शरीर की खुशबू से भरी हुई थी। सामने सुरुचिपूर्ण, परिष्कृत और कुलीन रूही को देखकर कबीर विल्सन का दिल धड़क उठा। वह अपने मन में उन विभिन्न अस्पष्ट चीजों के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाया जो उसने उसके साथ अनुभव की थीं। इससे उसका निचला पेट अचानक गर्म हो गया। हम्फ, रूही ने, हालांकि उसने अभी भी कबीर विल्सन को नहीं देखा था, फिर भी कबीर विल्सन के शरीर में अजीब तापमान परिवर्तन महसूस किया, जिससे वह थूक उठी। कबीर विल्सन, इस छोटे बदमाश के बारे में वह पहले से ही उसके व्यवहार की आदी थी। रूही खड़ी हुई और कबीर विल्सन की ओर चली। सुगंधित हवा बहती महसूस करते हुए कबीर विल्सन, जो स्तब्ध था, अचानक होश में आया क्योंकि वह शरारती ढंग से हंसा और बोला, बहन रूही, मैं तुम्हें देखने आया हूं। ठीक है, कियारा लुईस कहाँ है?
क्या वह तुम्हारे साथ नहीं है? मैंने उसे बर्फीली घाटी में भेज दिया है। कियारा लुइस और इप्सिता बाजवा दोनों का संविधान बिल्कुल एक जैसा है, वहां जाना उसके लिए बहुत अच्छा है। रूही ने नाराजगी में कबीर विल्सन को घूर कर देखा। हाथों को कमर पर रखते हुए उसने एक कोमल फुफकार निकाली और फिर पूछा, क्या बात है? जल्दी बताओ। उस चेहरे को देखकर जो बेजोड़ और जजेड जितना सुंदर था, कबीर विल्सन शरारती ढंग से हंसा। बहन रूही, मैं वास्तव में तुम्हें और कियारा लुइस को देखने आया था और मैं संयोग से तुम्हारी मदद भी चाहता हूँ। आमतौर पर रूही का रवैया ठंडा, गर्वित और कुलीन होता था, लेकिन कबीर विल्सन का सामना करने के बाद वह अपनी अक्ल खो चुकी थी और उसका वास्तविक चरित्र सामने आ गया था। कबीर विल्सन ने अपना सिर खुजलाया और मूर्खता से हंसा। बहन रूही, क्या तुम मुझे बैठने के लिए नहीं कहने वाली, फिर मुझे कुछ चाय या कुछ और नहीं देने वाली? धत, तुम्हें मुझसे कुछ काम है, मैं तुम्हारी सेवा क्यों करूं? रूही ने निष्कर्ष निकाला कि कबीर विल्सन किसी काम के कारण आया था। हालांकि उसने खुद और कियारा लुइस ने अक्सर कबीर विल्सन को यहां आने के लिए कहा था, वे कबीर विल्सन के चरित्र को जानते थे। अगर वह वास्तव में आना चाहता तो वह पहले ही आ चुका होता। रूही सीधे लॉन पर बैठ गई और बोली, बस बैठ जाओ, तुम्हें जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बहुत व्यस्त हूँ। कबीर विल्सन जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। रूही को देखते हुए वह हंसा और बोला, बहन रूही, क्या तुम मुझसे नाराज हो? रूही ने कोमलता से फुफकारते हुए कहा, तुम्हारे साथ कौन नाराज होने की हिम्मत करता है? तुमने हमें, पुराने धनाढ्य व्यक्तियों को इतना खून बहाने पर मजबूर कर दिया। इसके विपरीत आयशा, उस लुभावनी ने तुम्हें केवल थोड़ी सी गोलियां दी जिनका कोई मूल्य नहीं था। कबीर विल्सन एक पल के लिए हैरान रह गया। उसे अचानक लगा कि रूही ईर्ष्यालु लग रही थी और उसमें रुचि भी ले रही थी। इससे उसका दिल अचानक धड़क उठा क्योंकि उसे किसी तरह की अस्पष्ट उत्तेजना महसूस हुई। बहन रूही, तुम सच में मूर्ख हो। तुमने इप्सिता बाजवा और कियारा लुइस को दक्षिणी बंजर भूमि में कैसे भेज दिया? वह बहुत खतरनाक था, कबीर विल्सन ने दोष देते हुए कहा। जब कबीर विल्सन ने यह मामला उठाया तो रूही अचानक नाराज हो गई। अपनी कोमल उंगली से उसने बेरहमी से कबीर विल्सन के माथे पर पोका मारा क्योंकि उसके खूबसूरत चेहरे पर दो कोमल लाली अनायास ही उभर आईं। ये सब तुम्हारी वजह से है। मैं उन्हें जाने नहीं देती, लेकिन इप्सिता बाजवा, उस लड़की ने वास्तव में बड़े खरगोश कहा। चूंकि मैंने उसे जाने नहीं दिया, वह बार बार कहती रही, आखिरकार मेरे पास भी कोई अन्य विकल्प नहीं बचा क्योंकि मैं केवल कियारा लुइस को उसके साथ जाने दे सकती थी। ऐसा न हो कि उस मोटी चमड़ी वाली लड़की के साथ कुछ गलत हो जाए। इप्सिता बाजवा की आवाज़ शिकायत से भरी थी। ये सब कबीर विल्सन की गलती थी और उसी ने इप्सिता बाजवा को सब कुछ सिखाया था। कबीर विल्सन शर्मिंदगी से हंसने लगा। खांसी, बहन रूही, मेरे पास 20 नींव निर्माण की गोलियां हैं। क्या तुम्हारे दिव्य शस्त्र स्वर्गीय साम्राज्य को यह चाहिए? अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें बेच सकता हूँ। रूही पहले हैरान हुई, इससे पहले कि उसने जल्दबाजी में जवाब दिया, मुझे चाहिए। अपनी कीमत बताओ। कबीर विल्सन के चेहरे पर एक बुरी मुस्कान दिखाई दी। मुझे चुंबन दो और मैं तुम्हें दे दूंगा। रूही ने जवाब में कोमलता से थूका और कहा, मजाक मत करो, जल्दी से कीमत बताओ। अचानक कबीर विल्सन के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसने गंभीरता से कहा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं बस चाहता हूं कि बहन रूही मेरी किसी चीज में मदद करे। रूही ने कसकर भौंही चढ़ाए और पूछा, क्या है? बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बहन रूही, क्या तुम्हारे पास एक बड़ी भट्टी है? रूही ने सिर हिलाया, मेरे पास है। मैं आमतौर पर उपकरण परिष्कृत करने के लिए बड़ी संख्या में सामग्रियों को परिष्कृत करने के लिए बड़ी भट्टी का उपयोग करती हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ परिष्कृत करूं? क्या तुम इस तुच्छ चीज के लिए मेरे पास आए हो? कबीर विल्सन ने सिर हिलाया और निराशा भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए कुछ परिष्कृत करो, बल्कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे परिष्कृत करो। क्या? रूही को संदेह हुआ कि उसने गलत सुना है। उसे परिष्कृत करे? क्या यह आत्महत्या जैसा कार्य नहीं था? चैप्टर 266 ईर्ष्या। कबीर विल्सन ने रूही के हल्के से हैरान दिखने पर उसे एक जानवर की खाल सौंपी। रूही की याददाश्त उत्कृष्ट थी। उसे याद था कि जब कबीर विल्सन ने काला कछुआ अडामेंटाइल कवच प्राप्त किया था तो एक खाल उसके अंदर थी जिस पर काला कछुआ बाहरी शक्ति तकनीक लिखी थी। उस समय कबीर विल्सन उसे एक प्रति देना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया था। जैसे ही उसने उसे खोला, वे गूढ़ मार्शल आर्ट तरीके उसके सामने आ गए। चूंकि यह एक शक्तिशाली दिव्य अभ्यास था, उसकी सांस अनायास ही भारी हो गई क्योंकि उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना जबरदस्त होगा। हालांकि इसकी आवश्यकताएं काफी अधिक हैं।
इसके लिए वास्तव में दूसरे स्तर के अमर और शैतान शरीर की आवश्यकता होती है। तुम अभी तक वहां नहीं पहुंचे होंगे, रूही ने कहा। उसके ज्ञान के अनुसार दूसरे स्तर का अमर और शैतान शरीर 8वें या 9वें स्तर के सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार के शरीर के तुलनीय होना चाहिए। वह अतीत में भी उस स्तर तक पहुंच चुकी थी। काला कछुआ बाहरी शक्ति तकनीक को देखने के बाद रूही तुरंत समझ गई कि कबीर विल्सन उसे क्यों ढूंढने आया था, लेकिन अब वह विचार कर रही थी कि उसे कबीर विल्सन की मदद करनी चाहिए या नहीं। यदि उसे परिष्कृत करने में कुछ दुर्घटनाएं हुईं तो कबीर विल्सन की मृत्यु हो जाएगी। मैं पहले ही वहां पहुंच चुका हूं, कबीर विल्सन ने हंसते हुए अपना सिर खुजलाया। रूही का कोमल शरीर कांप गया। अविश्वास भरी नज़र से उसने कबीर विल्सन को देखा। उसका पतला और कोमल हाथ बिजली की तरह कबीर विल्सन की ओर दौड़ा। उसने कबीर विल्सन की कलाई को कसकर पकड़ लिया। उसने धीमी आवाज में कहा, विरोध मत करना, मैं जांच करूंगी कि क्या तुम्हारे पास वास्तव में दूसरे स्तर का अमर और शैतान शरीर है। अगर तुम्हारे पास है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सामान्य परिस्थितियों में रूही कबीर विल्सन को बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी। अगर उसने कबीर विल्सन के शरीर की ध्यान से जांच नहीं की होती तो उसकी नज़रों में कबीर विल्सन एक साधारण आदमी जैसा ही होता। जैसे ही उसने अपनी दिव्य भावना को कबीर विल्सन के शरीर में प्रवेश करने दिया, उसने उसके शरीर की शक्ति की जांच की। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो उसने कभी ध्यान नहीं दिया होता। हालांकि जिस क्षण उसने ऐसा किया, उसने तुरंत पाया कि कबीर विल्सन का शरीर उसकी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत था। तुम बहुत अच्छी तरह से छिपाते हो। रूही ने अपना हाथ वापस खींच लिया। कबीर विल्सन शरारती ढंग से हंसा और बोला, बहन रूही, मैं एक शक्तिशाली व्यक्ति से निपटना चाहता हूँ। मैं जल्दी से शक्तिशाली बनना चाहता हूँ, इसीलिए मैं केवल जोखिम उठा सकता हूँ। अगर मैं सफलतापूर्वक पहले चरण को पार कर सका तो भविष्य में ये बहुत सरल हो जाएगा। लेकिन उस समय तक भी मुझे अभी भी बहन रूही को परेशान करना होगा। रूही ने हल्की सी फुफकार निकाली और कहा, तुम आयशा उस लुभावनी को ढूंढने क्यों नहीं गए? वह भी बहुत मजबूत है। कबीर विल्सन समझ नहीं पाया। उसके यहाँ आने के बाद उसने आयशा का कभी जिक्र भी नहीं किया था, फिर भी रूही ने उसके बारे में 2 बार बात की थी। बहन रूही, हम कब शुरू कर सकते हैं? मैं तुम्हें 20 नींव निर्माण की गोलियां मुआवजे के तौर पर दूंगा। इस मुआवजे को कम नहीं माना जा सकता, कबीर विल्सन ने कहा। 20 नींव निर्माण की गोलियां स्वाभाविक रूप से कम नहीं थीं। रूही को जो करना था वह बहुत सरल था, और यह आध्यात्मिक उपकरणों को परिष्कृत करने की तुलना में काफी सरल था। उसे बस भट्टी की देखभाल करनी थी और लौ को अच्छी तरह से नियंत्रित करना था, ये पर्याप्त था। मेरे पीछे आओ। रूही ने कुछ देर तक ध्यान से सोचा, फिर कबीर विल्सन की मदद करने का फैसला किया। भले ही कबीर विल्सन ने नींव निर्माण की गोलियां देने की पेशकश नहीं की होती, फिर भी वह उसकी मदद करती। वह कबीर विल्सन से नींव निर्माण की गोलियां प्राप्त करना चाहती थी, क्योंकि उसे बड़े तूफान से पहले तैयारी करनी थी। वह अपनी बुनियादी ताकत को मजबूत करने के लिए कई शक्तिशाली शिष्यों को प्रशिक्षित करना चाहती थी। वह महसूस कर सकती थी कि कबीर विल्सन उसके लिए अच्छा था। हालांकि वह आमतौर पर उसे छेड़ता था, लेकिन इससे वे दोनों करीब आ गए थे। बहन रूही, सच कहूं तो मेरे डीन ने उन्हें मुझसे खरीदा था। मैंने उन्हें एक गोली के लिए 5 लाख क्रिस्टल पत्थरों में बेचा था। तुम मेरी बहन रूही हो, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ लाया हूं। अगर मेरे पास भविष्य में और होंगे तो मैं तुम्हें दूंगा। कबीर विल्सन ने मुस्कुराते हुए कहा। महिलाओं के लिए भौतिकवादी हमला बेहद प्रभावी था। उदाहरण के लिए गोली सौंदर्य को ही ले लो, वह अब काफी आज्ञाकारी थी। बोलते समय कबीर विल्सन ने 20 सच्ची मौलिक गोलियां निकाली और रूही को दे दीं। कबीर विल्सन, तुम्हें इतनी सारी नींव निर्माण की गोलियां कहाँ से मिलीं? रूही ने काफी संदेह से पूछा। उसने एक नज़र डाली और पाया कि ये सभी नींव निर्माण की गोलियां शीर्ष ग्रेड की थीं। कबीर विल्सन शरारती ढंग से हंसा। अगर मैंने कहा कि उन्हें मेरे द्वारा परिष्कृत किया गया था तो क्या तुम विश्वास करोगी? मैं विश्वास नहीं करती, रूही ने तुरंत जवाब दिया। कबीर विल्सन के साथ वे सामने एक पहाड़ी की ओर चले। इस पहाड़ी के तल पर एक गुफा का प्रवेश द्वार था। कबीर विल्सन बस हंसा। भविष्य में जब तुम गोली सौंदर्य को देखो तो उससे पूछना, तब तुम्हें पता चलेगा। रूही को अभी भी विश्वास नहीं हुआ, बल्कि ईर्ष्या भरे लहजे में उसने पूछा, तुमने आयशा उस लुभावनी के साथ कैसे संबंध बनाए? कबीर विल्सन ने अपने होंठ सिकुड़े। बहन रूही, तुम्हें इसकी इतनी परवाह क्यों है? कियारा लुईस भी तुम्हारी जितनी तनावग्रस्त नहीं थी। रूही के सुंदर चेहरे पर लाली आ गई। वह खुद नहीं जानती थी कि वह हमेशा इसकी चिंता क्यों करती थी,
लेकिन जब भी वह आयशा को स्पष्ट रूप से कबीर विल्सन के गाल को छूते हुए सोचती थी तो वह हमेशा अपने दिल में अजीब सी असुविधा महसूस करती थी। मैं कियारा लुईस के लिए चिंतित हूँ। क्या इप्सिता बाजवा और कियारा लुईस तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हैं? रूही ने धीमी आवाज़ में कहा। वह पहले से ही उन भावनाओं से अवगत थी जो इप्सिता बाजवा कबीर विल्सन के लिए रखती थी। वह जानती थी कि इप्सिता बाजवा देर सबेर कबीर विल्सन के साथ रहेगी और कियारा लुईस इसके खिलाफ नहीं होगी। इसके विपरीत वह सिर्फ इप्सिता बाजवा के साथ बहुत करीबी रखेगी। ये काफ़ी कैसे हो सकता है? जब तक बहन रूही भी मुझसे शादी नहीं कर लेती, कबीर विल्सन ने मुस्कुराते हुए कहा जैसे ही उसने अपनी ठोड़ी को छुआ। रूही ने अपने होंठ काट लिए, मुड़ी और कबीर विल्सन के सिर पर मारा। तुम मेरे सामने मजाक कर रहे हो, ये ठीक है, लेकिन कियारा लुईस और दूसरों के सामने कभी ऐसा मत कहना। ईमानदारी से समझाओ, आखिरकार आयशा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? हालांकि वह एक बहुत शक्तिशाली महिला है, तुम्हारे पास छोकरे, हाथ में कई साधन हैं। आयशा का तुम्हारे करीब आना असंभव नहीं है। यहाँ तक कि आयशा, एक उदासीन निर्वाण क्षेत्र की हस्ती, का भी कबीर विल्सन के प्रति कोई विरोध नहीं था। मैं उसे धर्मनिरपेक्ष दुनिया में जानने आया। कबीर विल्सन ने एक एक करके आयशा से धर्मनिरपेक्ष दुनिया में कैसे सामना हुआ, ये सब बता दिया। ये सुनकर रूही बहुत हैरान हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि आयशा के कबीर विल्सन के साथ वास्तव में इतने करीबी संबंध होंगे। वह जानती थी कि आयशा का दर्जा कम नहीं था, लेकिन उस समय उस लुभावनी ने वास्तव में कबीर विल्सन, उस छोटे बदमाश को, जिसने अभी तक सच्चे मार्शल क्षेत्र में भी प्रवेश नहीं किया था, को उसके शरीर को देखने दिया। इसके अलावा ये जानबूझकर भी था। इस महिला की अंतर्दृष्टि वास्तव में इतनी जबरदस्त है। उसने वास्तव में भविष्यवाणी की थी कि तुम आज की उपलब्धियां हासिल करोगे। कियारा लुईस और इप्सिता बाजवा भी गलत नहीं थीं, और तुम वास्तव में लोभित नहीं हुए थे। रूही ने एक आह भरी। कबीर विल्सन ने पूछा, बहन रूही, आयशा कौन है? ऐसा लगता है कि वह गोली सुगंध स्वर्ग के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। मुझसे मत पूछो, मैं भी उसके बारे में चीज़ों से स्पष्ट नहीं हूँ। कई साल पहले वह अचानक कहीं से बाहर कूद गई। उसने खुद को गोली सुगंध स्वर्ग के डीन की एक नौकरानी होने का दावा किया। उसके हाथों में गोली सुगंध स्वर्ग के डीन का टोकन है, और अब वह गोली सुगंध स्वर्ग के कई मामलों के साथ साथ उन सभी से निपटने के लिए जिम्मेदार है जिन्हें बुजुर्गों द्वारा संभाला जाता था। रूही ने सिर हिलाया। क्या तुम्हें उस समय उसे अपनी महिला के रूप में स्वीकार न करने का अफसोस नहीं है? बेशक नहीं। अब जब भी मैं उसे अपनी नौकरानी बनाना चाहता हूँ, ये हो जाएगा। कबीर विल्सन ने गर्व से जवाब दिया, हालांकि वह बस मजाक कर रहा था। कौन विश्वास करेगा? हालांकि वह लुभावनी छलछली है, वह बेहद मजबूत है, कम से कम निर्वाण क्षेत्र में। आमतौर पर वह अन्य पुरुषों के साथ बहुत कम संपर्क रखती है, लेकिन वह तुम्हारे लिए इतनी अच्छी क्यों होगी? रूही ने संदेह से कहा। कबीर विल्सन भी यह नहीं समझा। वह बस हंसा और बोला, यह मेरा आकर्षण है। बहन रूही, क्या तुम भी मेरे आकर्षण से प्रभावित नहीं हुई थीं? धत, शेखी मत मारो। चीखने के लिए अपनी थोड़ी सी ताकत बचाकर रखो। तुम दर्द से निश्चित रूप से मर जाओगे। रूही ने एक मुंह भर थूक निकाला। जैसे ही वे गुफा में चले गए, कबीर विल्सन ने गुफा के अंदर से एक अजीब घुटन भरी गर्मी आती महसूस की, जिससे वह काफ़ी तनावग्रस्त हो गया। क्या आप जानना चाहेंगे कि कबीर विल्सन इस खतरनाक शोधन प्रक्रिया के लिए क्या तैयार कर रहा है?